हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर 5, जी हाँ, क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री चैप्टर 5, चैप्टर नंबर जो है इसका चैप्टर चैप्टर नंबर 5 का जो है चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का द्विउत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो है इस वीडियो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में देख लिए थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इस तरह का हम लोग को लिखना है कुछ, ठीक है। मिट्टी के अवयव, सबसे पहला कि मिट्टी के अवयव क्या है। देखिए सबसे पहले मिट्टी का अवयव देख लेते हैं कि मिट्टी के प्रमुख अवयव है, इतना लिखना है आपको। उसके बाद लिखना है, पहले देखिए जल है। मिट्टी के सबसे पहला अवयव क्या है, जल है। क्यों, देखिए मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में और उनकी बाहरी सतह पर जल उपस्थित रहता है। मिट्टी का पहला जो है अवयव वह क्या है, तो वह जल है। क्या है, जल है। और दूसरा अवयव जो आपका है वायु है, दूसरा वायु। और तीसरा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और चौथा आपका है अकार्बनिक पदार्थ। चौथा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। और पांचवा आपका एक लास्ट जो है खनिज है। क्या है, खनिज। लास्ट में जो है आपका खनिज है। यानी कि मिट्टी के 5 अवयव हो गए आपका। और इसमें इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए मिट्टी में जो है, देखिए पत्थर के अपचयन से मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पत्थर है ये, और इसमें जो है हवा चलता है, वायु, हवा, जल, किसी भी तरह जो है पत्थर टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में मिल जाता है, और वह जो है मिट्टी का निर्माण उसी से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मिट्टी का अपरदन क्या है, ठीक है। इसे रोकने के उपाय बताएं। मिट्टी का अपरदन क्या है और मिट्टी को जो अपरदन होता है उसे किस प्रकार रोका जा सकता है, इसको उपाय देखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला है वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से, यानी वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रभाव से, यानी उसमें जो है प्रभाव डाला जाता है, तो उससे जो है धीरे धीरे मिट्टी की सतह कट जाती है। उससे क्या होती है, धीरे धीरे मिट्टी का सतह कट जाती है, और इसे ही जो है मिट्टी का अपरदन कहते हैं। मिट्टी का कटाव ही अपरदन कहलाता है, ठीक है। और देखिए मिट्टी के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, ये भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका भी आंसर लिखना है कि मिट्टी के अपरदन रोकने के उपाय, और उसके बाद आपका इसका दो जो उपाय है उसको लिख देना है। जैसे पहला उपाय आपका कि मिट्टी के अपरदन रोकने के लिए मिट्टी के सतह पर अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अधिक पेड़ लगाना क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है पेड़ का जड़ जो होता है मिट्टी को मजबूती से जकड़ा हुआ रहता है, ताकि मिट्टी जो है आगे मतलब जो भासता है वह भाषण न हो, ठीक है, मिट्टी के कटाव से। चलिए, और दूसरा इसी का है कि जोते हुए खेत को बिना फसल लगाए ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, उसमें कमी हो जाता है, हवा वायु प्रवेश कर जाता है, इसीलिए वह मिट्टी जो है ढीली पड़ जाती है, इसीलिए वह कटने लगता है मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाइट्रोजन चक्र पर एक निबंध लिखें, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र पर एक निबंध लिखें। तो चलिए देखते हैं। भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में, ठीक है, अस्थायीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिणत होने का अनवरत प्रक्रम वायुमंडल नाइट्रोजन का पौधों तथा जीवों के लिए आवश्यक विविध यौगिक में परिवर्तन, ठीक है, आवश्यक विविध यौगिक में परिवर्तन और उनके इन नाइट्रोजन यौगिक का उनके वियोजन के पश्चात नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में लौटने की चक्रीय प्रक्रिया जो कई चरणों से संपन्न होती है। यह क्या है, तो यह नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र पर एक निबंध लिखना था कुछ शब्दों में। तो हमने इस जो है क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि नाइट्रोजन
अस्थायीकरण क्या है? एक विधि का वर्णन करें जिससे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन प्रकृति में अस्थायी होता है। यानी एक विधि का बताना है जिससे पता चले कि नाइट्रोजन प्रकृति में अस्थायी होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग चलिए तो इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन का अन्य नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया, यानी अनेकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन अस्थायीकरण कहते हैं। ये आपका हो जाएगा कि नाइट्रोजन अस्थायीकरण किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसी में है कि एक विधि का वर्णन करें जिससे पता चलता है कि नाइट्रोजन प्रकृति में अस्थायी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि अमोनिया जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को परिणत हो जाता है तथा अन्य तरह के विनाइट्रिक कारक जीवाणु एवं नाइट्रेट एवं नाइट्राइट को नाइट्रोजन तत्व को बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र प्रकृति में चलता रहता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल वर्षा क्या है? यानी अम्ल वर्षा क्या है और अम्ल वर्षा के दुष्य प्रभाव का उल्लेख करें। यानी अम्ल वर्षा के जो प्रभाव होता है, दुष्य प्रभाव, उससे किस चीज़ का क्षति होता है उसका उल्लेख करना है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देखिए वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें जब किसी माध्यम से वायुमंडल में पहुंचती है जहां जलवाष्प के साथ जाकर जो है जलवाष्प के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जब यही अम्ल वर्षा के साथ ज़मीन पर गिरता है तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर देखिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड जहरीली गैस है। और जब यह वायुमंडल में पहुँचती है जहाँ जो है जलवाष्प के साथ जाकर H2 जिसका जो जलवाष्प में जाकर जो है मिल जाता है और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है और उस ज़मीन में जो अम्ल वर्षा के साथ गिरता है उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला अम्ल वर्षा के प्रभाव। ठीक है, अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव होता है? तो बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं अम्ल वर्षा की, जैसा कि पॉइंट नंबर 1, अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण क्या है? बढ़ता है, जिससे जल में रहने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। पहला प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव होगा कि अम्ल वर्षा से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, और अधिक अम्लीयता बढ़ने के कारण जो है मिट्टी में स्थित खनिज एवं पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये आपका दूसरा प्रभाव हो गया, ये भी खतरनाक प्रभाव है। और एक तीसरा प्रभाव ये है कि अम्ल वर्षा के कारण भवनों और स्मारकों की क्षति होती है। जैसा कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल की सौंदर्य दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। ताजमहल का जो सौंदर्य है दिन प्रतिदिन नष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि जो है सल्फर डाइऑक्साइड मथुरा में जो तेल शोधक कंपनी खदान है उसमें आता है, सीधे ताजमहल के संगमरमर की दीवार जो है पीली पड़ती जा रही है। तो ये अम्ल वर्षा के कुछ प्रभाव हो सकता है। ठीक है, और अगर आप क्लास 9 का पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आप लोग और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास 9 में जितना भी चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा वीडियो, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।